हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉट। केआरएस सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चंस का सेट, ठीक है, जो कि आपके आने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा, जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। तो मैंने इसके पहले जो 25 क्वेश्चन कराए थे, मैंने ये भी कहा था कि आप क्वेश्चन को ज़रूर से करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं आप कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो रेलवे के पेपर्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है, देखिए पेपर लेखपाल का काफ़ी पहले हुआ था, तो पैटर्न एकदम सेम वही नहीं रहने वाला है, पेपर का लेवल थोड़ा हाई होगा। तो आज मैं कराऊंगी आपको पहले तो द्विघात समीकरण, जो कि आपके सिलेबस में है, द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और जो फॉर्मूले होंगे वो भी मैं उसमें ही आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताती जाऊँगी, और बाकी अदर कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन करेंगे पूरे 25 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताऊंगी कि टेलीग्राम पे मेरा जो है एक मैथ्स का ग्रुप है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी क्वेरीज हों आपकी मैथ्स से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें मैथ्स पढ़ने के लिए, वो चाहूँ किसी भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है, सिर्फ लेखपाल के लिए नहीं, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस पे कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया है कि द्विघात समीकरण को पहले स्टार्ट करेंगे, तो देखो पहला क्वेश्चन दे रहा है 2x² - 9x + 10 = 0 को हल करिए। ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि जहाँ पर देखो ये x जो है आपका, इसके ऊपर जो पावर है ना वो 2 है, इसीलिए इसको द्विघात समीकरण कहेंगे, यानी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो इसीलिए इसे कहेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। अगर वही यहाँ पे जो है 2 की जगह 3 होता तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं कहलाता, ठीक है। तो द्विघात समीकरण है मतलब पावर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप क्या करते हैं, देखो जो x का कोफिशिएंट है यहाँ 2 और ये जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका हुआ 2x² - 9x + 10। करना क्या होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ 2 और ये जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया 20। अब आपको इस 20 को ऐसे ब्रेक करना होता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन 20 को आपको उन दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 20 हो, लेकिन उन दोनों नंबर को आपको ऐड या सम करने पर क्या मिले, ये मिले -9। हमेशा साइन के साथ देखना, अगर प्लस होगा तब तो 9, लेकिन अगर माइनस है तो -9 आना चाहिए, या तो ऐड करने पे या तो सब्ट्रैक्ट करने पे। तो अब वो दोनों नंबर्स कौन से होंगे, तो आप देखो 5 4 जा 20 होता है, एक नंबर 5 ले लो और एक ले लो 4। 5 4 जा 20 होता है, यहाँ पर भी साइन देखना भाई, 2 है और 10 है, यानी कि ये +20 है, ध्यान देना, जब माइनस रहेगा तो माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस है तो नहीं लिख रहे। 5 4 जा तो 20 हो गया अगर आपने मल्टीप्लाई किया, लेकिन 5 और 4 अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 9 मिलेगा, लेकिन 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 यहाँ पे माइनस के साथ है, यानी कि यहाँ भी -5 और यहाँ भी -5। अब क्या हो गया, ये इन दोनों का एडिशन -9 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 विद प्लस साइन, जो कि हमें प्लस के साथ ही चाहिए था। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो 2x² बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, -5x - 4x + 10। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखो x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2x - 5, और यहाँ पे देखो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2x - 5। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि ब्रैकेट में ऑलवेज सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है, सेम टर्म आना चाहिए। 2x - 5 अगर यहाँ आ रहा है ब्रैकेट में, तो यहाँ भी 2x - 5 ही आएगा, अगर नहीं आता है तो वो आपका समझ लेना गलत है। अब देखो ये जो कॉमन टर्म है उनको एक साथ लिखिए, 2x - 5 और x - 2 एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक बार 2 आएगी और एक बार x की वैल्यू आएगी 5/2। अब देख लो 5/2 और 2 कहाँ है, 5/2 और 2 पहले ऑप्शन में ही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। और इस तरह से किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। ये एक तरीका होता है द्विघात समीकरण को हल करने का, और ज़रूर से इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको पता होगा कि सिलेबस में द्विघात समीकरण आपके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 और 1/3 है। दो मूल दिया गया है और जब भी द्विघात समीकरण की बात आती है तो उनके मूलों को हम दर्शाते हैं अल्फा और बीटा से। यानी कि अगर आप अल्फा मान लें कि ये 1/2 दिया है और बीटा दिया है 1/3, तो पूछ रहा है आपसे कि मूल जो आपके दिए हुए हैं इनसे एक समीकरण आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण में हम निकालेंगे मूलों का योगफल। तो मूल क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हुआ 1/2 प्लस 1/3। तो ये देखो 3 2 6 हो गया, यानी ऊपर आ जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 5/6। ठीक है, मूलों का गुणनफल तो कर लिया आपने, अब आप कर लो, सॉरी ये मूलों का योगफल था, ये देखो मूलों का गुणनफल, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये हो गया आपका 1/6। बस यहाँ तक का काम करना था आपको। अब देखो, एक समीकरण का फॉर्मूला होता है। जब भी आपको समीकरण याद करने के लिए कहे तो समीकरण का एक फॉर्मूला होता है। तो समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर हमें ये वैल्यूज पुट करनी होती हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यानी x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है ना, ये मूलों का योगफल है, देखो यहाँ लिख दे रही हूँ, मूलों का ये योगफल है और ये है आपका मूलों का गुणनफल। बस ये आपको पता होना चाहिए, ये समीकरण आपको याद होना चाहिए। आप कोई भी अगर मूल दिया हो तो आप उस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/6 x और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लो, ये तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, आपको इसको थोड़ा सा सही करना होगा। तो देख लो 6 आपका जो है यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6x² और 6x² सिर्फ आंसर आपका देखो सी में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही सही हो जाएगा। लेकिन इसको फिर से आप कर लो, तो ये हो गया आपका 5x और ये हो गया आपका +1 इज इक्वल टू 0। तो यही जो आपका इक्वेशन होगा, यही समीकरण होगा अगर मूल दिए हुए हों 1/2 और 1/3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो। द्विघात समीकरण में ना फॉर्मूले कई सारे हैं, ठीक है, रूल्स जो कहते हैं आप बहुत सारे हैं। अब देखो यहाँ कह रहा है कि यदि समीकरण 9x² माइनस kx प्लस 81 के मूल बराबर हों तो आपको k की वैल्यू बतानी है। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना ना, आप जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है ये, इस इक्वेशन को आपको जो द्विघात समीकरण का मूल इक्वेशन यानी जो बेसिक इक्वेशन होता है उससे आप उसको कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करने पे क्या होगा, अच्छा कंपेयर करेंगे किससे, क्योंकि देखो जो हमारा बेसिक इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का, उससे तुलना कर लो। तो वो इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। नॉर्मल इसी फॉर्म में सारे द्विघात समीकरण, यानी कि जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो समीकरण जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमेशा इसी फॉर्म में होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c से आपको क्या करना है, तुलना करना है। तुलना कर लो भाई। तुलना करेंगे क्यों अभी बता देती हूँ। तुलना करने पर देखो यहाँ है ax², इसका तुलना कर रहे हो आप 9x² से, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 9। ये है प्लस bx और यहाँ है माइनस kx। तो देखो तुलना कर रहे हो ना भाई, तो देखो ऐसे करोगे ना, bx तुलना कर रहे हैं किससे, माइनस kx से। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई माइनस k। यहाँ c है, यहाँ 81 है, तो c की वैल्यू क्या हो गई 81। इसे कहते हैं कंपैरिजन करना, ये आप तुलना कर रहे थे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि मूल बराबर हैं। मूल बराबर मतलब क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है, जो d होता है कैपिटल, वो 0 होना चाहिए। इसका भी रूल है, पहले तो कर लेती हूँ इसे। पहले तो आप d निकाल लो। d कैसे निकलता है भाई, d निकलता है b² माइनस 4ac से। ठीक है, अब देख लो भाई b² क्या है, b है आपका माइनस k, तो माइनस k² माइनस 4, a आपका 9 है और c आपका है वो 81। तो ये कितना हो गया, ये हुआ आपका k² माइनस, देखो ये आपका 729 हो गया और ये हो गया आपका 4, यानी कि आप इसको लिखोगे 2916। अब आपसे कह रहा है कि मूल बराबर हैं। ठीक है, मूल बराबर हैं,
मूल बराबर है तो क्या करोगे, डी की वैल्यू 0 के इक्वल कर दो, सिंपल। के स्क्वायर माइनस 2916 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू 2916 और यहाँ से जो के की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में 2916 किसका स्क्वायर है, 54 का। ठीक है, 2916 किसका स्क्वायर है, 54 का। अगर आपको ये ट्रिक से नहीं निकालना आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए भी आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बता के बना दूंगी। ठीक है, कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर हो तो। क्लियर है, अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि मूल बराबर है तो हमेशा देखो डिटर्मिनेंट तो हमेशा निकालना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपको जो है मूल बराबर कह देगा तो आप d इज इक्वल टू 0 हमेशा करेंगे। ठीक है, अगर आपसे ये कह दे, इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया ना, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर आपसे कह दे कि जो डिटर्मिनेंट है वो तो अगर मैंने बताया कि अगर d जो है वो 0 है तो मूल बराबर हो गया, लेकिन अगर d जो है वो आपका लेस देन 0 है तब क्या होगा, तब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ अगर कह दे कि d बड़ा है भाई 0 से और क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तब वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय, उसका मूल क्या हो जाएगा, परिमेय और असमान हो जाएगा। ठीक है, परिमेय और असमान हो जाएगा। तो अगर इस तरह से कभी भी कोई भी आपको क्वेश्चन में पूछे तो आपको क्वेश्चन पूछने के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू करनी होगी। अगर आपसे कह दिया बराबर है तो डी की वैल्यू को 0 कर देना, अगर कह दिया कोई भी वास्तविक मूल नहीं है तो डी की वैल्यू लेस देन 0 कर लेना, और अगर कहे कि वो जो है d की वैल्यू जो है क्या है, बड़ी है 0 से और पूर्ण वर्ग है, मतलब वो परिमेय और असमान है, तो ये होता है आपका एक रूल है, फॉर्मूला है। ठीक है, द्विघात समीकरण का। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ इसके लिए प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और चलो यहाँ दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/4, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर माइनस 5 और ये हुआ आपका 4x स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और ये हुआ 4 प्लस 5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 3। और आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, प्लस माइनस 3, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कि इसके मूल जो है वो अल्फा और बीटा है। फिर आपसे कह रहा है कि आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, चूंकि आपको पता है ना कि समीकरण के मूल अगर आपको दिए हुए हैं, लेकिन देखो यहाँ पर आपको ये तो बता दिया कि अल्फा बीटा मूल है, लेकिन उस मूल की वैल्यू नहीं आपको दी गई है, तो वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ये क्या होता है भाई, मूल दिया हुआ है ना, ये देखो ये अल्फा और ये बीटा, और दो ही चीज होती है, एक मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल। तो पहले आप निकाल लीजिए मूलों का योगफल। तो योगफल मतलब प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो जो मूलों का योगफल होता है, अगर आपको द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालना होता है, तो वो होता है -b/a। -b/a कहाँ से, ये जो आपका इसका मूल आपका जो होता है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो मूलों का योगफल कितना हो जाता है, -b/a, यानी कि x का कोफिशिएंट माइनस के साथ अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अल्फा बीटा कितना होता है, c/a, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यही होता है फॉर्मूला, रट लीजिएगा इसको, हर जगह काम आने वाला। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो माइनस तो लगा ही लो, माइनस b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है देख लो, 5 है ना, 5 अपॉन a कितना है, 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा बीटा निकाल लो भाई, अल्फा बीटा में c क्या है, -7 है, -7, a कितना है, 3,
हो गया काम। अब आपको क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा -5/3, अल्फा बीटा -7/3 हो गया। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो गया 5/3 इंटू 3/7, 3 और 3 कट गया, तो ये हो गया आपका 5/7। 5/7 देख लो, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 5/7। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको, सभी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं और बेहतर क्वेश्चन हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एकदम वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, x² माइनस px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो आपसे कह रहा है x³ प्लस बीटा क्यूब, सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको बताना है। देखो क्वेश्चन उसी तरह के हैं, नियम जो फॉर्मूले लग रहे हैं वही लग रहे हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जा रही है, तो इससे थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है दिक्कत हो रही हो, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, क्वेश्चन एक तरह के आपको समझ में आएगा। आप क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए तुरंत। ठीक है, जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है x² माइनस px प्लस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना कर लीजिए आप किससे, जो आपका मूल इक्वेशन होता है। क्या है इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तुलना करिए। a की वैल्यू यहाँ पे देखो x² है, यहाँ भी x² है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो a की वैल्यू 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। b की वैल्यू देखो, यहाँ से b है और वहाँ पे क्या है, -p है, और c की वैल्यू क्या है, q है। अब हमने तुलना तो कर लिया है इसका, लेकिन तुलना करने पर हमें a b c की जो वैल्यू मिल रही है उसका यूज कहीं है नहीं। ठीक है, तो अगर आप तुलना करें ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसकी वैल्यू, इसका यूज कहीं यहाँ पर नहीं है, तो कोई वैल्यू इसकी है नहीं। अब आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, कंपेयर मैंने इसलिए कर दिया है कि आपको समझ में आए कि अगर हम मूलों का योगफल निकालें तो क्या आ जाएगा, -b/a। अब देखो -b/a इस इक्वेशन से आपको दिख रहा होगा ना, x का कोफिशिएंट माइनस के साथ, तो यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट माइनस के साथ -p है, तो माइनस तो पहले से था, -p/a क्या है, 1 है, यानी कि p। और अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल कितना है, c/a यानी कि q/1 यानी कि q। अब समझ में आया, क्यों किया कंपेयर तो करना है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इन वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी इन वैल्यू का कोई महत्व नहीं है, तो मैं इसे हटा ही दे रही हूँ। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फॉर्मूला लगा दे रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये लगा दिया है फॉर्मूला, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, p है, यानी p का क्यूब -3, अल्फा बीटा कितना है, q, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, p, यानी कि p³ -3p³। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, p³ -3p³ आपका ऑप्शन नंबर डी बन रहा है यहाँ से। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है समीकरण x² - 4√3x + 9 = 0 के मूल क्या हैं। तो चलिए मूल बताना है इसका, x² - 4√3x + 9 = 0। रूट को देखकर परेशान मत होइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 9 आ रहा है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 9 हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में से कोई एक जो है -4√3 होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, 9 लिखा हुआ है ना, 9 को आपको मल्टीप्लाई करने पे चाहिए, तो अगर आप 3√3 और 3 ले लें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 बन रहा है, हमारे पास मिल गया। और अगर इन दोनों को ऐड कर दें विद माइनस साइन, तो 3√3 -√3 क्या बन रहा है, 4√3 बन रहा है माइनस साइन के साथ, जो कि हमें चाहिए था। सिंपल हो गया, यानी कि दो रूट हमें जो इसमें जो हमें दो वैल्यूज चाहिए वो है 3√3 और √3 विद माइनस साइन। तो हो गया आपका -√3
एक्स माइनस 3√3 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, ये मैंने एक्स क्यूब क्यों लिखा है भाई, ये तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना। चलिए एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिया तो बचा एक्स माइनस √3 माइनस, अब यही चीज़ हमें अदर ब्रैकेट में भी चाहिए, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 3 ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है 3। तो ये हुआ आपका नहीं 3√3 कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए 3√3 कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा x, और ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ आया √3 इज इक्वल टू 0। कॉमन टर्म को लिख लीजिए x माइनस √3, और ये हुआ x माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, एक √3 आई और एक आई x इज इक्वल टू 3√3। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, 3√3 और 3 अंडर रूट में, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3√3 और अंडर रूट 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका लघुत्तम और महत्तम समापवर्त से है। 306 एंड 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया हुआ है, तो आपको लघुत्तम समापवर्त बताना है। ये एक रिलेशन दिखाता है आपका एलसीएम और एचसीएफ में, ठीक है। फॉर्मूला एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का जो लसा होता है यानी एलसीएम और जो मौसा होता है यानी एचसीएफ, इनका जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये एक फॉर्मूला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों के बीच का रिलेशन है ये, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आप देख लो आपको क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं दी गई हैं 306 और 657, यानी कि पहली संख्या कोई भी मान लो, ये 306 दी है और ये 657 दी है, या तो इसको पहली मान लो या तो इसको पहली मान लो, डजंट मैटर। कह रहा है कि मस यानी महत्तम समापवर्तक 9 है, यानी कि ये जो मस है ना ये 9 दिया है, आपको लस निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, यहाँ से लस निकाल लो भाई, क्या कर लो, डिवाइड कर दो 9 से दोनों में, 657 डिवाइड बाई 9। थोड़ा सा मुझे लगता है ये बड़ा बनेगा, लेकिन फिर भी हम डिवाइड करते हैं। देखिए 9 से 7 9 या 63 होता है और यहाँ पे 2 बचेगा, 9 3 या 27। अब 306 को 73 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 3 या 18, यानी लास्ट में 8 आना चाहिए, तो दोनों ऑप्शन में 8 आ रहा है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आपका 8 आ रहा है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई एक आपका जो है वो इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 22338, ऑप्शन नंबर 1 22338। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करिएगा, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो बता रही हूँ सभी आपके किसी न किसी ट्रिक को फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। अब देखो जो पत्थर शेष बच रहे हैं ना उनको आप निकाल दीजिए, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे काम करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है क्रमशः 32, 40 और 72, यानी कि 32 वाले में से कितना माइनस करना है आपको, 10, कितना बचा आपके पास 22। नेक्स्ट आपका कह रहा है 40 में से माइनस करना है 18, कितना बचा 22। नेक्स्ट कह रहा है 72 में से कितना माइनस करना है 50, कितना बचा 22। यानी कि तीनों में से आप 22 जो माइनस कर रहे हैं नंबर, उसको निकालने पर जो पत्थर शेष बच रहे हैं उसको निकालने पर 22 बच रहा है। यानी कि हमारी जो भी संख्या होगी उस संख्या में से अगर हम इस शेष वाली संख्या यानी जो 22 संख्या आ रही है, तीनों के लिए कॉमन आ रही है ना 22 22 22, इसको हम घटा दें तो हमें वो अभीष्ट संख्या यानी कि वो कितने पत्थर हैं वो हमें मालूम चल जाएंगे, ठीक है ना। तो पत्थर कितने हैं इसको निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा 32, 40 और 72 का लसा, 32, 40 और 72। इसका जब आप लसा लेंगे तो कितना आएगा भाई, एलसीएम लेना है, एलसीएम आपको लेके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में कर ले रही हूँ 32, 40 और 72। आप चलिए 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर 2 से ही कर लो, क्या करना है। 2 1 2, 2 6 12 और ये आपका 20 और ये आपका 36, 2 4 16, 10 16। तो अभी आपका जो है, अच्छा देखो ये 4 लिखा है भाई, 8 है, 8 10 16, ठीक है।
और फिर आपका 2 से 4, 5 और 9। अब करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज नंबर्स जो हैं आपके अलग अलग दिख रहे हैं आपको। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, 4 × 5 × 9। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये आपके 45 और ये आपके हुए 32। तो ये होगा आपका 4 और ये 0, यानी कि 14, 4, 0। ये हुआ आपका लसा। अब आपको क्या करना है, जो शेष पत्थर निकल के आ रहे हैं, ठीक है, उनको माइनस कर देंगे अगर आप इस नंबर में से, तो जो है आपका पत्थरों की संख्या निकल के आ जाएगा। यानी कि 1440 में से अगर आप 22 माइनस कर दें तो जो अभीष्ट संख्या होगी 1418, यही होगी पत्थरों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको एक ऑप्शन जो है यहाँ पे 1440 का भी रख दे, तो बहुत से बच्चे जो है सीधे ये लेके आएंगे और यहाँ टिक कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जो शेष पत्थर बच रहे हैं उनको पहले आप इस एलसीएम में से माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ होती हैं। अगर वे घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने अक्सर देखे होंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो आपको अंतराल दिया हुआ है तुरंत आप उनका लसा ले लें। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, इनका आपको लेना होगा लसा। तो लसा आप डायरेक्टली ले लें या तो फिर इनको मल्टीप्लाई करके आप एक जगह लिख सकते हैं। लेकिन आप चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, फिर मैं से रेस करूँगी। यहाँ पे देख लो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अगेन हम करते हैं 2 से ही। तो ये होगा आपको 1, 3, 2, 5 और 3। एक बार और 2 से ही कर लेंगे, 1, 1, 3, 1, 5 और 3। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ये जो लसा आएगा इसका वो होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, क्योंकि 3 से अगर एक बार और करेंगे तो ये 1, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल आपका, ये हो गया 15 और ये हो गया 8, तो ये हो गया 120। ठीक, ये हुआ कितना 120। तो 120 चूँकि ये सेकंड है, यानी कितना हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी ये हुआ 2 मिनट। तो अभी ये क्या था, ये है एक साथ इकट्ठे जब वो बजती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अंतराल पर बजना शुरू में एक साथ ये बज रही हैं घंटियाँ। ठीक है, एक साथ इकट्ठे बजने का अंतराल कितना है उनका, 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट। तो आपसे पूछा है कि 30 मिनट में, ठीक है, कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। 30 मिनट में बजने के लिए कितना हो जाएगा, इकट्ठी बजने के लिए 30/2। ठीक है, +1। तो ये हो गया आपका 15 + 16 यानी 16 बार। तो यहाँ से आ गया इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है दिया हुआ है। 4137 डिवाइड करेंगे 1.75 से तो 2364 आएगा। वहीं पे देखिए पॉइंट लगा के कह रहा है 41.37 को डिवाइड करें 17.5 को, तो आंसर क्या आएगा। तो देखो आंसर तो 2364 में यही चारों नंबर होंगे, लेकिन यहाँ कहीं पॉइंट लगना है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने में, तो आपको करना क्या होगा, देखिए 4 चूँकि जो है आपका 41.37 है ना, 0.37 और डिवाइड करना है 17.5 से। ठीक है, अब इसमें है क्या कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, अगर आप यहाँ से एक पॉइंट नंबर को इधर ले जाएंगे, ठीक है, यानी कि 4.137 और ये नंबर को एक बार और उधर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक नंबर दोनों हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें पॉइंट हटाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है ना पॉइंट के बाद, तो यानी मल्टीप्लाई बाई 1000 और यहाँ कितना है 2 है, लेकिन जो अधिक होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, ये हो गया 4137 और ये कर लिया हमने 0 पॉइंट, नहीं रुको, हाँ ये हो गया आपका
1.75, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, यानी 1/1000। ठीक, तो अभी क्या हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया आपका 4137 और यहाँ पे है 1.75। तो देखो 4137 और 1.75 इसी की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है, ये देखो 2364। इस नंबर से हम इस नंबर को लेकर के आ गए। ये सब चीज़ें जो हमने की हैं ये इसीलिए की हैं ताकि हमें ये नंबर मिल जाए। तो इसका डिवीज़न है 2364 मल्टीप्लाई बाई 1/1000। अब 3 0 है, यानी कि 3 नंबर के बाद 0 होगा, यानी 2.364 और ये है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। छोटा सा सिंप्लीफिकेशन था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है। यहाँ दिया हुआ है 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर। तो सिंपल है, ये स्क्वायर सभी को याद रहता है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, लेकिन अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0.25 इंटू 0.25। तो 25 का स्क्वायर तो 625 है, लेकिन जो डेसिमल लगेगा 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर के बाद। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो एक 0 बढ़ा लेंगे और पॉइंट यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो इसे हम सिंपली ऐसे ही कर लेंगे, कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर सभी को याद होते हैं। 25 का स्क्वायर मैंने बता दिया 0.0625 और 15 का होता है 225, लेकिन इसमें भी 3 ही नंबर है, तो 225 ये ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको चुपचाप से जो है आराम से ऐड कर सकते हैं। तो देखो 5 5 10 हो गया, ये 2 4 और ये 5 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और ये 0, तो ये हो गया आपका 0.085। 0 की वैल्यू नहीं है यहाँ, तो ये हो गया 0.085, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ममता के पास 100 रुपये और 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, यानी 85। इनका कुल मूल्य जो है 5000 रुपये है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से 50 रुपये के नोट कितने हैं। सपोज कर लीजिएगा आप लोग कि माना 50 रुपये के नोट कितने हैं, x है। मैं बस करा दे रही हूँ, बाकी आप ओरली कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिएगा कि 50 के नोट x हैं, सिंपल। अब देखो आपसे कह रहा था ना कि 50 और 100 के कुल नोट कितने हैं, 85 हैं। भाई 50 के अगर x हैं तो 100 के कितने हो जाएंगे, 85 माइनस 6, सिंपली जैसे हम लोग छोटे पर किया करते थे। बस अब इनका सम कितना है, 5000 है, तो कर लो भाई। ये 50 के नोट थे तो कितने हो गए, 50 गुणे x। ये 100 के नोट थे, कितने हो गए, 100 इंटू 85 माइनस x, और इनका सम कितना है, 5000 है। बस यही बनाना था और आप कर लेंगे 50x। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8500 माइनस 100x इज इक्वल टू 5000। तो इधर हम ले जाएंगे इसे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा, और 8500 में से 5000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3500। तो 0 0 कैंसिल आउट और x की वैल्यू आ जाएगी 70। और आपने क्या माना था, 50 रुपए के नोट कितने हैं, x हैं, और आपको x की ही वैल्यू मिल गई है, यानी 50 रुपए के नोट कितने हैं, 70 नोट हैं 50 रुपए के। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आपको इसी तरह से करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फिगर, ठीक है, एक आकृति दी हुई है जिसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और एंगल A की वैल्यू दी हुई है 110 डिग्री। आपसे कह रहा है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। ठीक है, ये जो है ना AB, ये DC के पैरेलल है। अब आपसे कह रहा है कि BAD एंगल जो है वो 110 है, तो आपको एंगल ABC बताना है। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि BAD दिया हुआ है 110, तो चूंकि चक्रीय चतुर्भुज है ना भाई, तो चक्रीय चतुर्भुज है तो जो है इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं उनका योग कितना होता है, 180। तो भाई पहला एंगल तो यही ले लो, एंगल BAD प्लस इसके सामने का कोण कौन सा है, BAD, और इसके सामने का कोण BCD, यही है ना एंगल BCD। प्रॉपर्टी क्या होती है चक्रीय चतुर्भुज की, आमने सामने के कोणों का योग जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस BAD आपको पता है 110 रख दीजिए, प्लस BCD निकाल लीजिए यहाँ से, तो BCD यहाँ से निकल जाएगा आपका 70 डिग्री।
क्लियर। आपसे पूछा है एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा भाई, एंगल ए बी सी यही पूछा गया है। ये होगा आपका 180 माइनस 70 जो कि है आपका 110। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका ए बी है ना ये डी सी के पैरेलल है, ठीक है। ए बी जो है ये वाली लाइन ये डी सी के पैरेलल है, मीन्स जो आपका ए बी सी है और ये जो बी सी डी है, ए बी सी और ये बी सी डी, इन दोनों का योगफल भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर सी आपका 70 है तो एंगल भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक आकृति दी हुई है, इसमें वृत्त का केंद्र O है और आपसे कह रहा है कि AOC जो दिया हुआ है वो 130 डिग्री है, ठीक है। आपको बताना है ABC कितना है एंगल। तो सिंपल क्या करिए ना कि जो यहाँ पे आपका O दिख रहा है ना, यहाँ पर जो है आपको एक पॉइंट यहाँ पे D लेना है, ठीक है, D, और आपको AD, थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, चलिए पहले तो यहाँ से हम लोग मैच कराते हैं इसको। ये आपका जो है AD, ठीक है, और ये आपका जो है अभी हवा में हो गया, चलो, और AC, इसे जो है आपको मिला देना है, ठीक है। AD और AC आपने मिला लिया है। तो अब देखो यहाँ से एंगल ADC क्या हो जाएगा भाई, ADC कहाँ पे है, इसकी परिधि पर है ना, तो ADC क्या हो जाएगा, हमेशा AOC का हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल AOC, यानी कि AOC कितना है 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 65 डिग्री, क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण है तो हमेशा केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होगा, ठीक है। अब चूंकि आपका ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ से आपका ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, सिंस है ये। तो यहाँ से आप लगा लीजिए एंगल ADC प्लस एंगल ABC कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, देख लो ADC और ABC। ADC पता है आपको 65 डिग्री प्लस एंगल ABC जो कि पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, ABC की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 65 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 115 डिग्री, ठीक है। और 115 देख लो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ दिया हुआ है, ये आपका बीजगणित यानी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे सिंपली x प्लस 1/x की आपको वैल्यू दी हुई है ना, तो इसी का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चूंकि वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो ये तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ मिल गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, यानी 3 का स्क्वायर कर लो, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ से 2ab, ये देखो मैंने 2ab लिख दिया है भाई, 2ab तो आपका फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है आपका x इंटू 1/x, x आपका a है और 1/x क्या है b है, तो x कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये हो गया 2 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू कह रहा है कि √3 है, आपको बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी मैंने बताए हैं, क्योंकि ये बीजगणित का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा एक ही तरह से सॉल्व करते हैं। बस आपको ये ध्यान देना होता है कि जो वैल्यू पूछी जा रही है ना वो कहाँ आने वाली है, ठीक है। तो चलो x प्लस 1/x पता है और यहाँ क्यूब में निकालना है, तो क्यूब कर लेते हैं। x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये होता है आपका a क्यूब प्लस 1/b क्यूब। देखो यही चीज़ हमें निकालनी है, प्लस 3ab। तो ab जब करोगे तो a और ये b ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक है, प्लस
a प्लस बी होता है यहाँ पे, तो ये आपका x प्लस ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, √3 का क्यूब, ये तो हमें फाइंड ही करना है, और ये हो गया +3, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हमें दी हुई है √3। इसे आप करोगे क्यूब तो 2 बार करोगे तो 3 हो जाएगा, तीसरी बार कर दोगे तो 3√3 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर लाओगे तो ये भी 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा भाई, जब इसको ले आए इधर तो क्या हो गया, ये वापस से आपका। अच्छा एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू है ये दी हुई है x³ + 1/x³ की वैल्यू। ठीक है, अब आप देख लो दोनों वैल्यूज इक्वल है यानी कट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये देख लीजिए आपका है ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a + b की वैल्यू दी हुई है 7 और ab की 12। आपको बताना है a² + b²। तो आपको पता है ना कि a + b के होल स्क्वायर में जब भी जो पूछता है उसी को लेकर के चलो। यहाँ देखो इसका स्क्वायर कर लो, a² + b² + 2ab। फॉर्मूला होता है a + b की वैल्यू क्या है, 7 है, a² + b² क्या करना है, फाइंड करना है, +2, और ab की वैल्यू 12 दी हुई है। ये हो गया 49, 12 को इधर ले आओ 2 से मल्टीप्लाई करके 24, और ये हुआ a² + b²। यहाँ से a² + b² की वैल्यू कितनी हो गई, 25, और ये देख लो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि आपको एक समकोण त्रिभुज का आधार बता रहा है कि 12 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है वो 13 है। तो चूंकि बात हम लोग कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज आपको पता होगा क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इसका मान लो कि आपका है ABC, नेमिंग कर देते हैं इसकी। कर्ण कह रहा है कि आपका 13 सेंटीमीटर है और आधार जो है वो है आपका 12 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है, और एंगल भी तो आपको पता ही है क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से AB निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा भाई, AB का स्क्वायर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग यानी कि BC का स्क्वायर। कितना हो गया, कर्ण है आपके 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हुआ 169 माइनस 144, ये हुआ आपका 25, यानी कि जो AB की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये वैल्यू आ गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, फॉर्मूला पता रहेगा तभी कर पाएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट 1/2 के साथ। ठीक है, तो 1/2 तो भाई पता ही है आपको, बेस पता ही है 12 है, ऊंचाई कितनी है 5 हो गई, 2 6 12 यानी कि 30 वर्ग सेंटीमीटर जो कि क्षेत्रफल है। ठीक है, 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका देख लो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। आपको कालीन की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो चूंकि भाई कालीन कहाँ बिछाया जाएगा, फर्श पे बिछाया जाएगा, तो उस पहले फर्श का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फर्श का अगर क्षेत्रफल हमें पता होगा तो ही हम बता सकते हैं कि कालीन की लंबाई क्या है। तो फर्श का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कालीन के क्षेत्रफल के बराबर होगा। भाई फर्श पर ही तो कालीन जो है बिछाई गई है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि जो कालीन की लंबाई है वो कितनी है, x मीटर है। ठीक है, आप मान लीजिए कि कालीन की जो लंबाई है वो कितनी है, x है, XYZ कुछ भी आप प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्श का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा यानी 8 6 48 यानी 8 × 6 इज इक्वल टू कालीन का क्षेत्रफल। कितना कालीन है भाई, देखो 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है यानी कि चौड़ाई इतनी है। अब आपको लंबाई तो पता नहीं है, तो लंबाई हमने x यहाँ मान ली है। तो यहाँ से x कितना हो गया, 8 × 6/1.6
ये हो गया 8 इंटू 60/16, तो ये 4 हो जा 16 और 4 2 जा 8 और ये 2 2 जा 4 और ये 30, यानी x की वैल्यू आ गई है 30 मीटर। ठीक है, और x है क्या, कालीन की लंबाई, यानी कि आपसे जो पूछा गया था वो भी था कालीन की लंबाई बताइए, तो कितना हो गया 30 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और ये एक ही आधार पर बनाए गए हैं। आपसे कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, तो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो या तो आप ये मान लीजिए कि वर्ग की भुजा जो है वो ए है, ए मान लो या ना मान लो, लेकिन ठीक है मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा ए है, मैं लिख नहीं रही हूँ। तो पूछा क्या गया, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पता होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा मैंने आपसे बोला है कि आप सपोज कर लीजिएगा कि भुजा की जो वर्ग है वो x है, a है, जो भी आप मानना चाहते हैं, a ही मान लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी a भुजा है तो a स्क्वायर। अब चूंकि दोनों का आधार एक ही है ना भाई, वर्ग और त्रिभुज आधार एक ही है, मतलब जो भुजा होगी वो दोनों की सेम होगी, यानी कि अगर वर्ग की एक भुजा a है तो त्रिभुज की भी एक भुजा क्या होगी, a ही होगी। और समबाहु त्रिभुज आपसे कह रहा है, तो इसकी जो है क्षेत्रफल चूंकि समबाहु है, यानी कि त्रिभुज यही होता है ना भाई, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर, यानी तीनों a हैं, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, 3/4 a स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। अब देख लो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/√3, और ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देख लो 4/√3 यानी कि 4/√3, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दो वृत्तों की परिधि दी हुई है 132 मीटर और 176 मीटर। आपसे कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। चूंकि परिधि दी है तो चूंकि देखो पहले की दी है 132, तो पहले के लिए हम निकाल लेते हैं भाई। देखो 2πr, ये आपको दिया हुआ है 132, तो वैल्यू सारी जल्दी जल्दी पुट कर लो, 2 × 22/7, और यहाँ से r निकाल लो 132, ठीक है। तो यहाँ से जब r निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, देख लो यहाँ से 11 से ये कट हो जाएगा ना, और ये आपका 4 3 जा 12 यानी 21 सेंटीमीटर। और फिर अगेन देखो 2πr की वैल्यू दी हुई है 176, तो ये हुआ आपका 2 × 22 × 7 × r = 176, और ये 16 टाइम अगेन, और ये 4 4 जा 16, और यहाँ से अगेन आ गया r = कितना आया भाई 28, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ये दोनों के लिए आपकी r की वैल्यू निकल आ गई है। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और उनका अंतर बताना है, तो डायरेक्टली एक साथ ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो जाता है भाई, πr² हो जाता है, तो क्षेत्रफल में अंतर कितना हो जाएगा पाई, एक को r1 कर लो, एक को r2 कर लो, ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो यहाँ मैं कर देती हूँ डायरेक्टली r1 r2, तो ये आपका हो गया r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, जो बड़ा हो उसमें से कर लेना, ठीक है। चलो r2 पहले कर लेते हैं, फिर r1 बाद में। 22/7 कर लो, और ये देखो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, अच्छा देखो 28 का स्क्वायर कर लो, या फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ये होता है a + b और a - b, तो a + b करने पे कितना आ जाएगा 8/9 यानी 49, और a - b करने पे ये होगा 7, तो ये 7 से 7 कट गया, और 49 × 22, ठीक है, ये होगा आपका 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि मैंने क्वेश्चन में जो लिखा है, ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये सभी मेरे मीटर में लिखी हुई हैं, ठीक है, और ऑप्शन में जो लिखा है वो सभी जो है मीटर में लिखा हुआ है। तो ये जो है ये मैंने सेंटीमीटर में लिखा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सभी मीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये चीज़ मैंने लिख दी है ना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है भाई, सब मीटर है। ये सभी के आगे मीटर लिख लेना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है एक आयत का विकर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई, और ये जो है क्या है, आयत की लंबाई से 2 गुना है। ठीक है, आपको बताना है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा भाई, कह रहा है ना कि ये जो है आयत की लंबाई का 2 गुना है, तो आयत की लंबाई क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, इतना हुआ। अब अगर देख लो इस तरह से, अगर आपका आयत बना है, मान लीजिए, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये आयत है और यहाँ पे आप इसको दे दो, नेम दे दो डी सी, और ये आपका ए बी, विकर्ण कह रहा है ये आपका 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यही होगा ना। BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो देख लो, AC आपको पता है 10 का स्क्वायर यानी 100, और AB क्या है 5, यही तो है भाई आयत की लंबाई, यानी 25। तो ये हो गया 75। इसको आप लिख सकते हैं, ये BC का स्क्वायर है, तो जब BC इसको करोगे तो ये रूट में आएगा, तो कितना हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये निकला आपका BC। अब आपको पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको पहले से पता है 5, चौड़ाई 5√3 यानी कि 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, और जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। इसमें कह रहा है कि एंगल ABC और D, इनका जो रेशियो है ये 2, 1, 4 और 3 के रेशियो में है। आपको एंगल C का माप बताना है, लेकिन इससे पहले बता दूं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब इनको आप देख लीजिए, 2x + 1x + 4x + 3x, चार कोण यही है, इनका योगफल 360 डिग्री होता है। तो देख लो कितना है ये, 2 1 3, 4 3 7 और 7 3 10, यानी कि 10x की वैल्यू 360 डिग्री है, यानी कि x की वैल्यू है 36 डिग्री, 36। आपसे पूछ रहा है C का माप, C कितना है भाई, देखो C ये वाली वैल्यू है ना, यानी 4x, तो C का मान कितना हो जाएगा 4 × 36, तो ये हो गया 4 6 24 और ये 14, यानी कि 144 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा दिया हुआ है, क्रमशः 3x - 10 डिग्री और x - 80। आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें, समांतर चतुर्भुज है ना भाई, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि 3x - 10 डिग्री, ये इक्वल होगा x - 80 डिग्री के। तो देख लो 3x - x को इधर ले आओ, और ये आपका -80 है, ये आपका x - 80 है, तो मुझे लगता है कि ये माइनस नहीं +80 होना चाहिए। एक बार और मैं क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर -80 होगा तो ये आंसर माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आंसर आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन में x + 80 होगा, सही कर लीजिए इसको, ये आपका जो है x + 80 होगा, क्योंकि x - 80 पे ये आंसर नहीं बनेगा। तो ये x + 80 कर लो, अभी कितना हो गया ये आपका 80 + 10, यानी 2x = 90 डिग्री, और x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 25 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो ये आज के 25 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन यहाँ से बना लिए हैं, कितने क्वेश्चन आपके आसानी से बन गए हैं विदाउट सोल्यूशन देखे। ठीक है, और अगेन मैं रिपीट करूँगी कि जो मैथ्स का ग्रुप मैंने बनाया है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और साथ ही में जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वहाँ पर क्वेरी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्वेश्चन वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर उसका सजेशन आपको बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।